वेलकम टू स्टडी विद नेहा। दिस इज नेहा खुराना। सो गाइज, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी क्लास 6 के साइंस के एमसीक्यूज क्वेश्चन। लेसन 4 तक जो है मैंने डिस्कस कर लिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे लेसन 5 और लेसन 6 के एमसीक्यू क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि डायरेक्ट ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है डायरेक्ट ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुतों के पास तो टाइम ही नहीं होता कि हम जो है सारी जो है एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। और जो 6 क्लास के बच्चे हैं उनके लिए भी बेस बनाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब वो अपनी बुक पढ़ेंगे तो उसको उनको पढ़कर यूं हो जाएगा कि हमने ये चीज़ पहले पढ़ रखी है कि ये क्या कहना चाहता है। तो काफ़ी आसानी होती है मेरे अकॉर्डिंग, जैसा मैं मानती हूँ, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो है ही। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चलिए पदार्थों का पृथक्करण जो है स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चावलों से पत्थर को क्यों पृथक करते हैं? उपयोगी पदार्थों को अलग करने के लिए और अनुपयोगी अवयवों को दूर करने के लिए। हम इसलिए जो है चावल में अगर कोई पत्थर है, हम ऐसे डायरेक्ट तो खाएंगे नहीं, चावलों को हम अलग करेंगे और पत्थर को हम अलग करेंगे। तो ये पत्थर यहाँ पर अनुपयोगी अवयव है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। हस्त चयन की विधि का उपयोग इनमें से किस किस में किया गया है? हस्त चयन विधि कौन सी होती है? जहां पर आपका हाथों का यूज होगा। दाल से बड़े मिट्टी के कणों को हमने अलग करना है, ये हस्त चयन है, ये हम अपने हाथों से करेंगे। चावल से हमने पत्थरों को अलग करना है, ये भी हमारे हाथों का काम है। अनाज से बड़े मिट्टी के कणों को दूर करने के लिए भी ये भी जो है हमारे हस्त चयन विधि के अकॉर्डिंग है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंडियों से अन्य कणों को पृथक करने के प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? डंडियों से हमने अन्य कणों को अलग करना है, तो वो थ्रेशिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वो थ्रेशिंग। आगे बढ़ते हैं। पृथक्करण की कौन सी विधि से मारी कणों को हल्के कणों से वायु के झोंकों द्वारा अलग किया जा सकता है? तो निष्पावन के द्वारा ये हो सकता है कि भारी कणों को हम हल्के कणों से वायु के झोंकों द्वारा हम क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। तो ये निष्पावन के द्वारा संभव है। आगे बढ़ते हैं। आटे के छोटे कण छालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं। ये हम करते हैं, छालनी का यूज करते हैं ना जब हम गूंदना शुरू करते हैं, जबकि जो बड़ी बड़ी अशुद्धियां होती है वो छालनी में ही रह जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मिश्रण के दोनों अवयवों के अमापों में अंतर होता है। अब ये तो है ही, अंतर तो है ही, क्योंकि जो छोटे छोटे छिद्रों वाले होंगे वो तो छालनी से नीचे चले जाएंगे। जो बड़ी बड़ी चीजें होंगी, मान लीजिए कंकड़ हो गए, बहुत मोटा कंकड़ हो गया, तो वो छालनी में ही रहेगा। तो पृथक्करण की इस विधि को हम क्या कहेंगे? तो इस विधि को हम क्या कहते हैं? चालन। याद रखिएगा, क्या कहते हैं? चालन। आगे बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन की ओर। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? मिश्रण है, उसमें हमने जल मिला दिया, ठीक है, और वो नीचे तली पे बैठ गया, तो वो क्या कहलाएगा? वो अवसादन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अवसादन। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उखेड़ने की जो क्रिया का क्या नाम होता है? निस्तारण। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने जो है नोट्स में बहुत अच्छे से करवा रखा है, प्लीज वो वीडियो भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस व द्रव के किसी मिश्रण को छन्नी से छानकर अलग किया जाता है, यह पृथक्करण की कौन सी विधि होती है? ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी? निस्यंदन कहलाएगी। एक एक जो भी विधि है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं तो आपको ये कहूंगी, क्योंकि एक एक विधि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निम्न में से किसका प्रयोग निस्यंदक जो कि छानने के काम आता है, ये हमने अभी ऊपर पढ़ा है ना, के रूप में किया जाता है? फिल्टर पेपर के रूप में किया जाता है। किसी चीज को हम छान रहे हैं तो इसका मतलब उसको हम फिल्टर कर रहे हैं। किसी द्रव को उसी के वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं, ये तो हमें पता ही है। तो निम्न में से किस प्रवासन का प्रयोग किया जाता है? समुद्र तल से नमक प्राप्त करने के लिए जो है हम कह सकते हैं कि वाष्पन का हमने उपयोग किया है। आगे बढ़ते हैं। जल व वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अगर जल वाष्प है, उसकी हमने द्रव अवस्था में उसको परिवर्तित कर दिया तो वो संघनन कहलाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। जब हम 1 कप पानी में चीनी मिलाते हैं तो एक ऐसी अवस्था आती है कि पानी में और अधिक चीनी नहीं घुल सकती है। ये किस प्रकार का विलयन है भाई? ये संतृप्त विलयन है। ठीक है, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि पानी में चीनी घुलेगी नहीं, एक बार में घुली उसके बाद नहीं घुलेगी, तो वो संतृप्त विलयन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो हमारा लेसन उसकी ओर बढ़ते हैं। हमारे चारों ओर के परिवर्तन, चारे नहीं है यहाँ पे, चारों हैं। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन,
कागज को मोड़कर हम उसका जहाज नाव बना लेते हैं, फिर जहाज नाव को उड़ाने के बाद पुनः कागज को सीधा कर देते हैं। ऐसे परिवर्तन को उत्क्रमित परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बता दी कि उत्क्रमित परिवर्तन कौन सा होता है, तो इसमें क्वेश्चन तो यही बन गया। अब पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है परिवर्तन उत्क्रमित नहीं है, तो गूंदे आटे से रोटी बेलना ये भी नहीं है, क्योंकि इसको हम दोबारा कैसे आटा बना पाएंगे। गुब्बारे को फुलाना नहीं कर सकते। ठंडे दूध से गर्म दूध नहीं हो सकता, तो इसमें से कोई भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जल को वाष्प में बदला जा सकता है, ध्यान से सुनिएगा। जल को वाष्प में बदला जा सकता है तथा वापस वाष्प को द्रव जल में बदला जा सकता है। तो यह किस प्रकार का परिवर्तन हुआ? यह उत्क्रमित परिवर्तन हुआ, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है। ठीक है, निम्न में से कौन से परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है? बर्फ का जल में पिघलना, क्योंकि हम जल को दोबारा बर्फ में कर सकते हैं, और बर्फ को अगर हमने थोड़ी देर के लिए रख दिया तो वो दोबारा जल बन जाएगी। आगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस के खिलौने बनाए जाते हैं, परंतु हम खिलौनों को तोड़कर वापस प्लास्टर ऑफ पेरिस में नहीं बदल सकते। तो ये क्या होगा? तो ये अनुत्क्रमित होगा। उत्क्रमित तो मैंने आपको बता दिया कि दोबारा उसमें चेंज हो जाए, लेकिन जब नहीं होगा तो वो अनुत्क्रमित हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस परिवर्तन को वापस नहीं परिवर्तन किया जा सकता? पोशाक को मोड़कर उसकी लंबाई कम करना, नहीं। ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर, नहीं। सीधी डोरी से कुंडली डोरी कैसे कर सकते हैं? तो कोई भी नहीं होगा इसमें। ओके। मोमबत्ती जलाने पर उसकी लंबाई कम हो जाती है, होती है भाई, और हम इस परिवर्तन को वापस बदल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? ये है अनुत्क्रमित परिवर्तन। अब मोमबत्ती जला दी, मोमबत्ती तो छोटी हो जाएगी, वो पिघल जाएगी, तो लंबाई कम हो गई है। ठीक है, तो हम उसको दोबारा कैसे बदल सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। अगर होता तो वो उत्क्रमित में आता है, लेकिन ये अनुत्क्रमित परिवर्तन है। तो गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। काफ़ी अच्छा लगता है मुझे जब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि कैसा लगा, क्या है। तो सपोर्ट बिल्कुल कीजिए, अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं आपको 6 से 10 तक की पूरी साइंस करवाऊंगी। MCQ क्वेश्चन सारे करवाऊंगी मैं, और साथ में मैं 8 क्लास की भी जो है सिविक्स अभी करवा रही हूँ। हिस्ट्री मैंने उसमें कंप्लीट करवा दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप जो है चैनल पर विजिट कीजिए, काफ़ी अच्छा लगेगा मुझे भी, और आपको भी अच्छा लगेगा। अब आप क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, साथ में जो बेल आइकन है उसको हिट जरूर कीजिएगा, तभी आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।